2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बिगुल के बीच में सबके दिल और दिमाग में एक नारा बार बार गूंज रहा है, अब की बार 400 के पार। आखिर 400 के पार किसका नारा है? आखिर 400 के पार ये सपना किसका है? जब हम आपको कहानी बताएंगे इस 400 पार के पीछे की, तो यकीन मानिए उस कहानी के पीछे जो चेहरा है, उस चेहरे को आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यकीन मानिए उस चेहरे के बारे में आप सोचने पर, देखने पर मजबूर हो जाएंगे जिसने ये नारा दिया। मैं बात कर रहा हूं आधुनिक राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी के बारे में। अमित शाह जिन्होंने 2014 से लेकर 2024 में भारतीय राजनीति को एक नया आयाम दिया, एक नया आयाम दिया, एक भारतीय राजनीति को एक नया चेहरा दिया। उस चेहरे का नाम है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस चेहरे के पीछे की कहानी जब आप सुनेंगे तो इन चेहरों को सोचने पर आप भी मजबूर हो जाएंगे कि 2014 में कैसे लहराया गया परचम, इसके बाद 2019 में कैसे इतिहास बना, और अब 2024 में जब बारी है चुनाव की तो 2024 में 400 के पार का एक बार नारा दे दिया गया। आपको पता है कि 2014 के पहले राजनीति में सब कुछ अलग थलग था, एनडीए में भी अलग थलग था, उथल पुथल हो रहा था, राजनीति को एक नया पुरोधा नहीं मिल रहा था। राजनीति में होगा क्या, तमाम लोग इसका अनुमान लगा रहे थे। घटक दल एनडीए से दूरी बना रहे थे, क्षेत्रीय पार्टियां दूरी बना रही थी, जातीय समीकरण बन नहीं पा रहा था, धार्मिक समीकरण नहीं बन पा रहा था। इसके बाद 2014 में भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की रणनीति के कदम पड़े और रणनीति में ऐसी रणनीति बनी कि 2014 और 2024 के बीच में भारतीय राजनीति का एक स्वर्णिम इतिहास में अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो अमित शाह का नाम लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैसे क्षेत्रीय दल को एक साथ लाया जाता है, कैसे उनके घटक दल को एक साथ रखा जाता है, कैसे सीट बंटवारा किया जाता है, और उनकी रणनीति ने सबको खुश होने पर मजबूर कर दिया। क्षेत्रीय दल भी खुश, घटक दल भी खुश, इसके बाद बड़ी बड़ी छोटी छोटी पार्टियां, स्थानीय पार्टियां, और इसके बाद अन्य राज्यों की अन्य राजनीतिक पार्टियां भी खुश। जातीय समीकरण बिठाया गया, इसके बाद धार्मिक समीकरण बिठाया गया, पार्टीय समीकरण बिठाया गया, क्षेत्रीय पार्टियों का जो है अस्तित्व जोड़ा गया और सबको मिलाकर और सबको एकजुट एक तराजू में ले चलने का काम अमित शाह जी ने जैसे किया, तैसे उस वक्त राजनीति का एक नया स्वर्ण काल शुरू हुआ। 2014 में जैसे ही अमित शाह जी के रणनीतिक कदम भारतीय जनता पार्टी में पड़े, भारतीय जनता पार्टी का दिशा दशा, वक्त, हालात, जज्बात सब कुछ बदल गया। एनडीए का दिशा दशा, आयाम व्यायाम, प्रवेश सब कुछ बदल गया। वो साल 1998 था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को एक नई सत्ता मिली, और उस सत्ता जब मिली तो तमाम राजनीतिक गलियारे में हलचल गूंजने लगी। तमाम लोग जो रणनीतिकार थे, राजनीतिकार थे, वो सोचने पर मजबूर हो गए कि एनडीए ने तो ये तो नया इतिहास रच दिया है, इतिहास के साथ इतिहास के पन्नों में एक नया इतिहास का पन्ना जोड़ दिया है। भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन में टीएमसी, शिवसेना, टीडीपी, इसके बाद एआईएमडीएमके सबका सहयोग रहा, और इसी के साथ जो चुनावी समीकरण बना वो सम्मानजनक रहा, और इतना सम्मानजनक था कि भारतीय जनता पार्टी 182 सीटें जीत लेती है। इसके बाद एनडीए एकत्रित किया जाता है तो उसमें 261 सीटों का पैमाना तय होता है। फिर भी 272 से एनडीए गठबंधन जो था वो दूर था। इसके बाद टीडीपी यानी तेलुगु देशम मुख पार्टी ये समर्थन देती है, कहती है कि हम बाहरी समर्थन देंगे, और इसके बाद 272 का जो आंकड़ा था, जो जादुई आंकड़ा था, उसको छूने में एनडीए गठबंधन कामयाब रहता है। यानी कुल मिलाकर एनडीए समर्थित और एनडीए एकत्रित और भाजपा की सीटों को अगर हम जोड़ दें 1998 में तो 261 सीटों का समीकरण बनता है। इसके बाद जब टीडीपी बाहरी समर्थन देती है, बाहरी सपोर्ट करती है, तो 272 का पैमाना छुआ जाता है, और इसके बाद वहां से पता चल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन जो है वो एक नया समीकरण के साथ, एक नया राजनीति का नया दिशा के साथ एक नया सत्ता बनाएगी। इसके बाद एक नए साल की तरफ आपको लेकर चलते हैं। इस कहानी में 2004 में एक नया ट्विस्ट आता है और कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए जो इंडिया साइनिंग है वो जीत दर्ज करती है, और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए को हार का सामना करना पड़ता है, और इस असफलता के बावजूद जो है वो एनडीए का एक बड़ा पैमाना भारतीय राजनीति में बड़ा छाप छोड़कर चला गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है वो भारतीय राजनीति में 2004 के बाद भारतीय राजनीति की परिदृश्य में एक व्यापक पैमाना नहीं बना पाती है, और जब ये हार हुई 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगुवाई में, तो जो उनके घटक दल थे, जो उनकी क्षेत्रीय पार्टियां थी, वो गठबंधन से यानी एनडीए गठबंधन से दूर जाने का फैसला करती हैं, और उसी समय हार के उसी समय कुछ वक्त बाद ही कुछ
पार्टियों ने उसी समय एनडीए गठबंधन का साथ तक छोड़ दिया। अगर हम बात करें साल 2009 के चुनाव के ठीक पहले की, तो बीजेडी ने जो है गठबंधन का साथ छोड़ दिया। 2009 में चुनाव था और चुनाव से ठीक पहले बीजेडी का जो साथ छोड़ना था वो एनडीए के लिए बड़ा झटका था। इसके बाद 2012 में जो है जेएमएम पूरी तरीके से एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ देता है। फिर इसके बाद 2012 के बाद ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन जो है वो भी गठबंधन के से अपना हाथ खींच लेता है। हाथ खींचता है तो जो एनडीए गठबंधन था वो कमजोर हो गया, यानी बीजेडी ने साथ छोड़ा, जो है इसके बाद जेएमएम ने साथ छोड़ा, फिर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन ने साथ छोड़ दिया। इसके बाद 1998 से 2007 जो टीएमसी थी, तृणमूल कांग्रेस, वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी। लेकिन इसके बाद जब 2009 के चुनाव आने लगे तो 2009 के चुनाव से ठीक पहले टीएमसी ने भी एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ दिया और वो जाकर कांग्रेस यानी यूपीए, कांग्रेस समर्थित यूपीए के वो साथ चली गई और यहां से फिर एनडीए का जो अस्तित्व था वो पूरी तरीके से खतरे में नजर आने लगा। इसके बाद डीएमके, एमडीएमके और पीएमके ये भी एनडीए गठबंधन से अपना साथ छुड़वा लेते हैं, यानी डीएमके, एमडीएमके और पीएमके जो है ये पूरी तरीके से एनडीए गठबंधन का साथ छोड़कर ये अलग और थलग हो जाती हैं। इसके बाद साल 2002 में गुजरात दंगा होता है। गुजरात दंगा सबको पता है और गुजरात दंगों के बाद जो है वो एक अलग छवि बन गई, यानी एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की अलग छवि बन गई और रामविलास पासवान जी की जो पार्टी थी एलजेपी, उन्होंने ये तय किया कि गठबंधन का पूरी तरीके से साथ छोड़ देना है और उन्होंने साल 2002 में गुजरात दंगों के बाद एनडीए से अपनी पार्टी एलजेपी का समर्थन जो है वो पूरी तरीके से वापस ले लिया। अब जो एनडीए का हाल था वो एकदम खस्ता हो चुका था, यानी उधर डीएमके ने साथ छोड़ा, एमडीएमके ने साथ छोड़ा, जो है इसके बाद पीएमके ने साथ छोड़ा, एलजेपी ने छोड़ा, बीजेडी ने छोड़ा, इसके बाद जो है जेएमएम ने छोड़ा। अब पूरी तरीके से जो वो जो एक गठबंधन था, गठबंधन एनडीए जो गठबंधन था वो पूरी तरीके से अलग थलग नजर आने लगा, क्योंकि जो घटक दल थे और जो स्थानीय पार्टियां थी, जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, वो एनडीए से नाता तोड़कर अलग अलग दिशा में पूरी तरीके से बढ़ गई। अब साल 2009 में हरियाणा विधानसभा का चुनाव था और हरियाणा की जो सबसे बड़ी पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, उसने यह तय किया कि एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ देना है। और इसके बाद 2009 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले जो है भारतीय राष्ट्रीय लोकदल ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया और एनडीए से भारतीय राष्ट्रीय लोकदल ने पूरी तरीके से समर्थन वापस ले लिया। अब यहां से जैसे ही हरियाणा विधानसभा के चुनाव में एनडीए से भारतीय राष्ट्रीय लोकदल ने अलग किया अपने आप को, वहीं से पूरी तरीके से राजनीति का एक एनडीए का अंत लगभग करार पर आ गया। इसके बाद साल 2014 शुरू होता है, एक सूर्योदय होता है, भारतीय राजनीति का एक नया इतिहास उदय होता है और उस इतिहास में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले होते हैं वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी। जब उनके कदम भारत के राजनीति में रणनीतिकार के रूप में पड़े तो 2014 से सब कुछ परिवर्तित हुआ, दशा दिशा ग्रह नक्षत्र सब कुछ बदला और आज इतना बदल गया कि 2014, 2019 और 2024 में 400 के पार का नारा हम बुलंद कर रहे हैं। हमने आपको शुरू में कहा था कि 2024 के चुनाव में 400 के पार का स्लोगन दिया जा रहा है। मैंने 1998 से लेकर 2014 के बीच तक की कहानी आपको बताई, लेकिन 2014 में जब अमित शाह जी का कदम और उनकी रणनीतिकार बुद्धि जो है भारतीय राजनीति में पड़ी तो 2014 से सूर्य जो है वो उदय हुआ, सितारे चमके और इसके बाद रात का चंद्रमा भी जो है वो चमका और यही कारण है कि 2014 से राजनीति का चाणक्य अमित शाह जी को कहा जाने लगा, क्योंकि 1998 से 2014 के बीच में सब कुछ अलग थलग था, उथल पुथल हो रहा था। एनडीए के जो घटक दल थे, जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, जो सहयोगी पार्टियां थी, वो जा रही थी, आ रही थी, पार्टियां दूरी बना रही थी, नेता नाराज हो रहे थे, लेकिन एक तराजू पर सबको लाने का काम 2014 के बाद अमित शाह जी ने किया और इसीलिए मैंने कहा कि 2024 में 400 के पार का जो नारा दिया गया है, उस नारे के पीछे किसी का चेहरा है तो वो अमित शाह जी का है और अमित शाह जी के उसी चेहरे को बताने का मैं प्रयास कर रहा था कि 2014 के पहले उनका भारतीय राजनीति में इतना सा योगदान था तो किस तरीके से एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से अलग थलग था, बिखरा हुआ था, लेकिन 2014 में जैसे उन्होंने अपने कदम रणनीतिकार के रूप में 2014 के बाद जो है एनडीए में रखे, इसके बाद पूरी तरीके से एक नया स्वरूप शुरू हुआ, एक नया अध्याय शुरू हुआ और भारत को राजनीति में एक नया चाणक्य मिल गया और इसी कहानी को बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। आपने अभी तक जाना कि 1998 से 2014 के बीच में क्या क्या घटित हुआ, कैसे एनडीए का साथ छूटा,
वाजपेयी जी ने कैसे सरकार बनाई, कैसे बिगाड़ी, ये तमाम चीजें आपने देखा। लेकिन अब 2014 से और 2024 के बीच के इस 10 साल की कहानी को आप सुनिए कि कैसे राजनीति के परोधा कहे जाने वाले अमित शाह ने किस तरीके से राजनीति में एक स्वर्णिम लाइन लिखकर रख दिया है। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी का हर एक समर्थक बोल रहा है अब की बार 400 के पार। और कैसे अमित शाह जी ने बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में अपनी छाप छोड़ी। हम अगर आज बिहार की बात करें तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गठबंधन से कैसे जो है वो दूर चले गए थे। इंडिया अलायंस नामक एक नया गठबंधन बना लिया था, तमाम बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। और तब अमित शाह जी को लगा कि ये नीतीश कुमार जी जो है ये सबको जोड़ रहे हैं, केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तक, राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को ये अपने साथ जोड़ रहे हैं। और इसी बीच एनडीए से दूर गए नीतीश कुमार को एनडीए में फिर से वापस लाने की चर्चा शुरू हुई। और ये कवायद और ये चर्चा किसने शुरू की? तो राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी ने शुरू की। अमित शाह जी ने फैसला लिया कि अपने पुराने साथी नीतीश कुमार जी को कैसे फिर से एनडीए अलायंस में जोड़ना है, यानी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनाना है। उनके साथ चुनावी समझौता किया और साल 2024 की शुरुआत में ही अपने बिछड़े भूले भटके पुराने साथी नीतीश कुमार जी को एनडीए में शामिल कर लिया। और इसके बाद फिर क्या समीकरण बना है उसको तो आप सब लोग देख रहे हैं। और यही नहीं, नीतीश कुमार जी के साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली विकास इंसान पार्टी को भी बिहार में जो है एनडीए में शामिल कर लिया गया। और आज जो है एलजेपी आर से लेकर, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा से लेकर, इनके बाद मुकेश सहनी से लेकर जीतन राम मांझी की पार्टी, इसके बाद जेडीयू, तमाम लोग जो है ये आज सब जो है ये एनडीए के हिस्सा हैं। और एनडीए में जो है गठबंधन कर 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और ये सफल रणनीतिकार अगर किसी ने बनाया और इनको सफलता के साथ पूरी तरीके से सफलतापूर्वक एनडीए में शामिल किया तो वो उसमें सबसे बड़ा योगदान अमित शाह जी का है। अब हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का पूरे चौधरी में समाज में बड़ा वर्चस्व है। जयंत चौधरी की उधर तूती बोलती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जयंत चौधरी का गढ़ माना जाता है और उनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी। अमित शाह जी ने यहां भी गेम कर दिया। और इसके बाद समाजवादी नेतृत्व विपक्ष में जो जयंत चौधरी थे, उनकी जो नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकदल पार्टी थी, उसको भी उत्तर प्रदेश में अपने साथ में मिला लिया। यानी आरएलडी जो बड़ी पार्टी थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, यानी उत्तर प्रदेश की जो बड़ी पार्टी थी, समाजवादी विचारधारा की पार्टी थी, उसको भी अमित शाह जी की राजनीतिक रणनीति ने जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल कर लिया। और इसके बाद जैसे ही एनडीए में जयंत चौधरी शामिल हुए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा तबका पूरी तरीके से एनडीए के साथ आ गया। और ये बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी मानी गई, क्योंकि चौधरियों के सबसे बड़े नेता जो जयंत चौधरी थे, वो पूरी तरीके से पूरी सूझबूझ के साथ, पूरी तरीके से अमित शाह जी की सूझबूझ की वजह से वो पूरी तरीके से एनडीए में आ गए। और एनडीए में आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो एक खास वर्ग था, चौधरी वर्ग था, जो पूरी तरीके से एक कहे तो जो जातीय समीकरण का वहां पर पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक समर्थन था, वो जयंत चौधरी के साथ जो था वो एनडीए के साथ आ गया। और यहां पर अमित शाह जी की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत मानी गई है। साल 2019 में अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी है अपना दल। अपना दल को भी चुनावी गठबंधन में जोड़ लिया गया। साल 2019 के चुनाव से ठीक पहले जो अपना दल पार्टी थी अनुप्रिया पटेल जी की, उसको भी एनडीए में जो है जोड़ लिया गया। और अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी अपना दल का समर्थन जो है वो सीधे सीधे तौर पर एनडीए में आ गया। अब जो अनुप्रिया पटेल जी के चाहने वाले थे और जो पटेल जात के लोगों का वोट था, वो सीधे सीधे तौर पर जो है बीजेपी यानी एनडीए के साथ जुड़ गया। तो यहां पर बीजेपी का भी फायदा हुआ, एनडीए का भी फायदा हुआ अमित शाह जी की इस जो है सूझबूझ भरी रणनीति की वजह से। दूसरी तरफ अगर हम बात करें संजय निषाद जी की एक पार्टी है निषाद पार्टी, तो निषाद पार्टी ने भी समर्थन दे दिया एनडीए को। अब निषाद पार्टी का समर्थन मिलने से एनडीए और मजबूत हुआ, क्योंकि जो निषाद जात
जात के लोगों का वोट था, मल्लाह जात के लोगों का वोट था, वो भी संजय निषाद की वजह से जो है, निषाद पार्टी की वजह से, निषाद पार्टी का एनडीए में विलय होने की वजह से सीधे सीधे तौर पर एनडीए में जो है आ गया, और जिसकी वजह से एनडीए को बड़ा फायदा हुआ। तो संजय निषाद जी की पार्टी निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी जो है अपना दल, इन दो मुख्य दलों का जो स्थानीय दल है जो है, इनका जब क्षेत्रीय जो दल है, इनका जब विलय हुआ एनडीए में, तो एनडीए इससे और मजबूत हुआ। और यहीं पर राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी की बुद्धि काम आई, क्योंकि अगर शायद से एनडीए में इन तमाम छोटी छोटी पार्टियों को विलय नहीं किया जाता तो साल 2014 भी कठिन होता, 19 भी कठिन होता, और साल 2024 की जो 400 की पार बात कही जा रही है, वो भी राह जो है, वो डगर जो है वो छोटी पड़ जाती है। और यही कारण है कि जो है अमित शाह जी का योगदान 400 के पार वाले मुहावरे में, 400 के पार वाले नारे में बहुत बड़ा बताया जा रहा है। यह तो रही बात बिहार और उत्तर प्रदेश की। अब आपको हम आंध्र प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां चंद्रबाबू नायडू की सबसे बड़ी पार्टी है टीडीपी, यानी तेलुगु देशमुख पार्टी, और इसके बाद फिर पवन कल्याण की जनसेना के साथ की अगर हम बात करें तो उसको भी चुनाव के पूर्व जो है गठबंधन में शामिल कर लिया गया, और उसमें भी सबसे बड़ा किसी का योगदान रहा तो अमित शाह जी का रहा। श्री अमित शाह जी जो योग्य नेतृत्व कर रहे हैं, एनडीए का योग्य नेतृत्व कर रहे हैं, बीजेपी के चाणक्य कहे जा रहे हैं और भारतीय राजनीति के जो चाणक्य कहे जा रहे हैं अमित शाह जी, उन्होंने बिहार में छाप छोड़ा, झारखंड में छाप छोड़ा, उत्तर प्रदेश में छाप छोड़ा, इसके बाद आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की जो नेतृत्व वाली तेलुगु देशमुख पार्टी थी, और इसके बाद पवन कल्याण की जो जनसेना थी, उसको भी चुनाव के पूर्व जो है गठबंधन में शामिल कर लिया। और आंध्र प्रदेश का जो पूरा समीकरण था क्षेत्रीय पार्टी का, वो पूरी तरीके से एनडीए के साथ हो गया, और इसकी मदद से 2024 में 400 के पार जाने में जो है झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और इसके बाद आंध्र प्रदेश का भी अहम रोल होने वाला है, क्योंकि आंध्र प्रदेश आपको पता है कि वहां पर चंद्रबाबू नायडू जो है वो काफी छाप छोड़े हुए हैं, दूसरी तरफ पवन कल्याण का भी छाप उधर पर है। तो जनसेना के साथ और इसके बाद तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के साथ एनडीए का जुड़ जाना, यह बताता है कि अमित शाह जी ने किस प्रकार से पलटवार किया, और चुनाव के पूर्व इनका गठबंधन के साथ जुड़ जाना यह बताता है कि जिस प्रकार से रणनीति बनाई गई अमित शाह जी द्वारा, वो पूरी तरीके से सफल रही पूरी आंध्र प्रदेश में। भारत में जितने राज्य उतनी पार्टियां, भारत की एकता, अखंडता, सभ्यता, संस्कृति हर राज्य की अलग है, और हर राज्य की सभ्यता के साथ घुल मिल जाना, वहां की सभ्यता और वहां की संस्कृति के साथ मिलजुल जाना, यह अमित शाह जी ने बताया कि राजनीति में रणनीति बनाना जो है सभ्यता, संस्कृति, धार्मिक विरासत का एक अहम पड़ाव है। जब जब देश में मुद्दों की कमी हुई तब तब अमित शाह जी ने धार्मिक मुद्दों को छोड़ा। आज राम मंदिर हर कोई जाना चाहता है, साउथ के क्षेत्र से राम मंदिर में सबसे ज्यादा दर्शनार्थी पहुंचे, और साउथ के भी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का जो योगदान था वो एनडीए अलायंस के साथ बहुत तगड़ा था, और उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा तो आपको पता है कि चाणक्य की भूमिका निभा रहे भारतीय राजनीति में अमित शाह का रहा। उन्होंने स्थानीय जन नेताओं को साथ में जोड़ा, संस्कृत विविधताओं को, विरासत को साथ में जोड़ा, इसके बाद राष्ट्रीय मुद्दों को साथ में जोड़ा, बेरोजगारी को साथ में जोड़ा, रोजगार के मुद्दों को साथ में जोड़ा, और यही कारण है कि जाति, धर्म, मजहब, समुदाय, सभ्यता, आचरण, विचार, संप्रदाय के लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम किया। और यही कारण है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक सबको अमित शाह जी ने एक सूत्र में पिरोया, और आज यही कारण है कि मुद्दा जो है वो क्या होता है वो अमित शाह जी तय करते हैं। देश में आज कोई जो है विश्वगुरु बनने का सपना देख रहा है तो उसमें भी अमित शाह जी का योगदान है। मोदी जी अगर आज भारत के 140 करोड़ देशवासियों को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखा रहे हैं, विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं, तो उसमें किसी की सफल रणनीति है तो अमित शाह जी की है। अमित शाह, मैंने आपको शुरू में बताया कि भारतीय राजनीति के एक नए चाणक्य, जो एक प्रकार से इतिहास, भूगोल और नई विरासत, नई संस्कृति, नई सभ्यता, नया स्वभाव लिखने का काम कर रहे हैं। जैसा राज्य वैसा धर्म, वैसा वेश, वैसा पहनावा, और उस पहनावे के साथ उस राज्य की सहिष्णुता के साथ, उस राज्य की अखंडता, एकता, संस्कृति, विरासत के साथ आपस में तमाम लोगों को जोड़ लेना अमित शाह जी की रणनीतिक कैरियर में से, राजनीतिक कैरियर में से रणनीति का एक अहम किरदार था। दूसरी तरफ अगर झारखंड की हम बात करें तो झारखंड की जो पार्टी थी एनडीए गठबंधन के साथ आ गई, वो पार्टी थी झारखंड छात्र संघ, जो है जेएसयू जो थी वो बढ़िया पार्टी थी, और जब वो एनडीए गठबंधन में आई तो झारखंड में भी एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत हुआ। साल 2019 में लोकसभा की एक सीट जो है वो जेएसयू को मिली, यानी
यानी झारखंड छात्र संघ को एक ही सीट मिली, लेकिन उस एक सीट के मिलने से भाजपा के जो वोटर थे, जो कुशवाहा वोटर थे, वो भाजपा के साथ यानी एनडीए के साथ आ गए। तो इसका जो सीधा सीधा तौर पर असर देखने को मिला ये साल 2024 में देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ बिहार में कुशवाहा समाज के बड़े चेहरा बन चुके उपेंद्र कुशवाहा तो एनडीए के साथ ही हैं। साथ में झारखंड छात्र संघ जेएसयू के जुड़ने के बाद साल 2019 के बाद जो एक लोकसभा सीट जीती थी उसमें कुशवाहा वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी और इसके बाद एनडीए के साथ आ गए। तो झारखंड में भी कुशवाहा का वोट एनडीए के साथ और इसके बाद बीजेपी का जो है बीजेपी के साथ जो है बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की वजह से एनडीए के साथ कुशवाहा समाज का वोट। तो ये जो सीधा सीधा समीकरण बनाया गया चुनाव के पहले वो समीकरण सच में काबिले तारीफ है। और ये समीकरण कोई और नहीं बनाया बल्कि अमित शाह जी ने बनाया है। और यही कारण है कि छोटे दलों को, घटक दलों को, क्षेत्रीय दलों को, तमाम जातीय समीकरणों को, तमाम छोटे छोटे पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को एक साथ लाना, इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्षों को एक साथ जोड़ना, यह बताता है कि विजन क्या है अमित शाह जी का। अमित शाह जी जो है बैक फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, फ्रंट फुट पर तो मोदी जी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका बैकबोन कोई है तो वो है अमित शाह जी। और अमित शाह जी की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए जो है वो साल 2024 में जो है फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है, वो भी 400 के पार के मुहावरे और स्लोगन के साथ। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय राजनीति में 14 से 24 के बीच में, 2014 और 24 के बीच में क्या योगदान रहा अमित शाह जी का? हमको लगता है कि अगर उनको चाणक्य कहा गया है आधुनिक राजनीति का, भारत के आधुनिक राजनीति का, तो सच में वो चाणक्य है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से रणनीति बनाई, जिस प्रकार से उन्होंने तमाम लोगों को जोड़ने का प्रयास किया कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये दर्शाता है कि उनका विजन जो है वो लॉन्ग टर्म का है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के मंच पर जब आज रैली होती है तो तमाम जो नेता हैं वो मोदी जी के साथ खड़े होकर दम भरकर दावे के साथ बोल सकते हैं कि अब की बार 400 के पार। तो 400 के पार की ये पूरी कहानी मैंने बताई। ये कहानी आपको कैसे लगी अपनी राय जरूर दें। अमित शाह जी की ये कहानी आपको कैसी लगी अपना प्रतिक्रिया हमको जरूर दें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।